बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर 122 पोस्ट 29 जुलाई 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर का 29 जुलाई 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बीपीएसएससी की जो आगामी परीक्षाएं होंगी, जैसे कि बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए, बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए, स्पेशल ब्रांच की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। देख लीजिए कि 2026 में अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें बीपीएसएससी किस तरह से प्रश्न जो है पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर 29 जुलाई 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए, पूछा गया है कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा रनवे रबर रिमूवल मशीन RRM, अब यहाँ पर देखिए RRM का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म होगा रनवे रबर रिमूवल मशीन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा RRM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो रनवे रबर रिमूवल मशीन। तो वहीं पूछा गया है कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा रनवे रबर रिमूवल मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला हवाई अड्डा है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए ये जो बना है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जिसको कि हम लोग जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोलते हैं। तो देखिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, एक कंपनी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनलॉन। एनलॉन, ध्यान से पढ़िए, एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। इसी के साथ भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रनवे रबर रिमूवल मशीन यानी कि RRM को तैनात करने के लिए भागीदारी की है, जिसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिन्होंने भी लगाया हुआ है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीनस ऑर्बिटर मशीन किन दो देशों का संयुक्त मिशन है। अंग्रेजी में भी आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ सकते हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन इज ए ज्वाइंट मिशन ऑफ विच टू कंट्रीज। तो यहाँ पर देखिए ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है ना, इसको शुक्रयान के नाम से भी जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से भारत का इसरो का राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें वैज्ञानिक सहयोग के लिए स्वीडन देश भी शामिल हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिया और स्वीडन, यानी कि भारत और स्वीडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इसका लॉन्च का जो समय है ये प्रस्तावित है मार्च 2028 में। क्लियर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। अंग्रेजी में पहले पढ़ लीजिए जो लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा शहरीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है। तो यहाँ पर आप देखिएगा शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, तो इसमें से जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसी से आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। गरीबी में वृद्धि नहीं, ये शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। बेहतर बुनियादी ढांचा और सेवाएं, यानी कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए शहरीकरण की अगर हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव का, तो देखिए शहरीकरण का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, ये आपको पता है, जिसमें कि वायु और जल प्रदूषण शामिल है, अपशिष्ट उत्पादन शामिल है, हरित क्षेत्रों का क्षरण होता है, ये भी इसमें शामिल है। यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की निर्धन जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में रहता है वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पुअर पॉपुलेशन रिसाइड्स इन बिहार एज पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 डाटा, इसका अनुसार बताना है। तो देखिए अगर हम भारत के आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बात करते हैं, तो बिहार राज्य में देश की कुल गरीबी आबादी का लगभग 16 से
25% हिस्सा रहता है, 16 से 25%। तो यहाँ पर 25% ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना, 16 से 25% ये डायरेक्टली लिखा गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो होता है MPI जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इनके अनुसार बिहार में गरीबी प्रतिशत जो है लगभग 33.76% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि ये आर्टिकल 1 में है, अनुच्छेद 1 में है। अच्छा यहाँ पर अनुच्छेद 2 भी दिया गया है, तो अनुच्छेद 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में यानी कि आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 256 है, 256 केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों से जुड़ा है, जिसके तहत राज्यों का दायित्व है कि वे संसद के कानूनों का पालन सुनिश्चित करें और केंद्र सरकार और राज्यों को आवश्यक निर्देश देने की शक्ति मिलती है। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल 257 है, कुछ विशेष मामलों में राज्यों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़, यानी कि कौन सा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने KCC स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया है। KCC यानी कि कल्पना चावला सेंटर, इसका मतलब होता है KCC का कल्पना चावला सेंटर। ध्यान रखिएगा किस यूनिवर्सिटी ने KCC यानी कि कल्पना चावला सेंटर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोग्राम 2026 को लॉन्च किया है। तो देखिए ये जो है लॉन्च किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये इसरो के वैज्ञानिकों के सहयोग से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शिक्षा, अनुसंधान और छोटे उपग्रह प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है, ठीक है। ऑप्शन बी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड है ये आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के सह मेज़बान कौन से 3 देश हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन भी हुआ है और इसका आयोजन आपको पता है कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, USA, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इतिहास में पहली बार इसमें टोटल 48 कंट्रीज़ ने यानी कि 48 टीम जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था। और 16 मेज़बान शहर यानी कि टोटल कितने शहर मेज़बानी किए थे, 16, ठीक है। टोटल 104 मुकाबले खेले गए थे। फाइनल जो जीता है ये किसने जीता है, तो फाइनल स्पेन ने जीता है। इसको आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल। किस कंपनी ने भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर गाड़ी को लॉन्च किया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर कार मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मारुति सुजुकी, ठीक है। और गाड़ी का नाम अगर पूछा जाएगा तो वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल इसका नाम है और ये लॉन्च किया गया था 4 जून 2026 को, ठीक है। चलिए इतना याद नहीं रखना, बस आपको मारुति सुजुकी याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA का फुल फॉर्म होता है, ये कब जो है पारित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कब, तो 2013 में, ठीक है ना, 2013 में ये पारित हुआ था और 5 जुलाई 2013 से ये प्रभावी भी माना गया है। क्लियर, 2013 यहाँ पर दिया भी गया है। और देखिए इसके तहत आपको याद होगा कि चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज 1 रुपया प्रति किलो की दर से दिए जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और पात्र जो लाभार्थी हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 2013 यहाँ पर राइट आंसर जिन्होंने भी लगाया है उनका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये गणित का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक और आप खुद से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर आंसर टिक भी किया गया है। उसके बाद देखिए ये भी गणित का क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर टिक किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप खुद से बनाइएगा पहले, ठीक है। चलिए
ये भी गणित का क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कि मध्यकाल में यूरोपीय लोगों ने कागज बनाने की कला जो है किससे सीखी थी? मध्यकाल में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, द यूरोपियंस लर्न द पेपर मेकिंग आर्ट फ्रॉम द, मतलब किनसे सिखाते हैं? इन द मेडाइवल टाइम्स। तो आपको पता है कि कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। और चीन से क्या हुआ? ये अरब गया, और अरब से ये चला गया यूरोप में। तो यूरोपियन सीखे थे किससे? अरब वासियों से। किससे? अरब वासियों से सीखे थे। और अरब वासी किससे सीखे थे? चीन से सीखे थे। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा। हाँ, ये भी देखिए गणित का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, हाल ही में समुद्री हवाई घटनाओं के संदर्भ में खबरों में रहा मे डे, अंग्रेजी में MAYDAY, इस तरह से मे डे लिखा गया है, ठीक है ना। मे डे, मे डे हिंदी में इस तरह से लिखा गया। मे डे क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए, मे डे जो है ना, मे डे ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गंभीर आपातकालीन संकेत है, यानी कि डिस्ट्रेस सिग्नल है ये, ठीक है। जब किसी विमान या जहाज पर जीवन के लिए भारी और आसन खतरा होता है, तब रेडियो संचार पर तुरंत मदद मांगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वॉइस डिस्ट्रेस सिग्नल है। जैसे मैंने बताया कि ये एक प्रकार का आपातकालीन संकेत है, डिस्ट्रेस्ड सिग्नल है। इसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी जहाज या विमान पर जान का गंभीर और तुरंत खतरा मंडरा रहा है। जिसको आप ध्यान रखिएगा, मे डे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जल क्षेत्र और उत्तर क्षेत्र में, जल क्षेत्र में तो दिया गया लेकिन उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत श्रेणी का राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया? हु बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड? कहाँ के हैं ये? उत्तराखंड के हैं। टू रिसीव द नेशनल वाटर अवार्ड फॉर बेस्ट इंडिविजुअल इन वाटर सेक्टर फॉर नॉर्थ जोन। तो ये कौन है फ्रेंड्स? इनका नाम याद रखिएगा, ये कौन है? इनका नाम है मोहन चंद्र कंडपाल, ठीक है ना। जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार इनको दिया गया है। उत्तराखंड के ये अल्मोड़ा जिला के एक रसायन विज्ञान के शिक्षक हैं। क्लियर। अगर हम जल पुरस्कार की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य भारत में जल संरक्षण, कुशल जल प्रबंधन और सतत जल संसाधन जो प्रथा है उनका अनुकरणीय कार्य को लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये पुरस्कार जो है छठे संस्करण में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में महाराष्ट्र को पहला पुरस्कार दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के लिए ये नवी मुंबई नगर निगम को महाराष्ट्र में दिया गया था। तो ये सब आप याद रखिएगा, मोहन चंद्र कंडपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो अवार्ड है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये 2018 में शुरू किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद देखिए, तृतीय युगीन कोयला खनन क्षेत्र, यानी कि द माइनिंग एरिया ऑफ टर्शियरी कोलीज, ठीक है ना। तृतीय युगीन यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए, भारत में तृतीय युगीन यानी कि टर्शियरी कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के राज्य में पाए जाते हैं। और असम में माकुम, नजीरा और लखुनी, ये 3 क्षेत्र हैं। माकुम, असम में क्या है? माकुम है, ठीक है। एक आपका नजीरा है, ठीक है, और एक है लखुनी, ये असम का है टर्शियरी कोयला क्षेत्र, ठीक है। और मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय का जो है ये आपका दारांगिरी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, DARRANGIRI, दारांगिरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो ये मैंने असम मेघालय का बता दिया। अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नागफुक, यह असम अरुणाचल प्रदेश में है। और जम्मू कश्मीर का जो है कालाकोट है, जम्मू कश्मीर में भी याद रखिएगा कालाकोट। यहाँ पर देखिए कालाकोट ऑप्शन में दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु का नेवेली है, तमिलनाडु में भी जो टर्शियरी एरिया पूछा जाएगा तो ये नेवेली है, ठीक है। तो मैंने बताया असम का माकुम, नजीरा और लखुनी, मेघालय का दारांगिरी, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नागफुक, और जम्मू कश्मीर का कालाकोट और तमिलनाडु का नेवेली। तो ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए कालाकोट ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि बिहार में राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है? तो ये आपको पता है मुजफ्फरपुर में। अच्छा, वहीं मखाना पूछता, कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का, मखाना अनुसंधान केंद्र का, तो ये
दरभंगा में किया गया है। दोनों याद रखिएगा, हो सकता है आगे आपसे मखाना वाला पूछे। उसके बाद देखिए पूछा गया कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और यही पूछा गया है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डे या संविधान दिवस को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय उत्सव है और ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी देखिए हिंदी में है कथन और कारण देकर के, मतलब दो कथन दिया गया है। पहला कथन कर रहा है यहाँ पर, देखिए एक कथन यहाँ पर है, ये पढ़िए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा कथन है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। देखिए ध्यान दीजिए, संविधान का अनुच्छेद 164 है ना, इसके तहत मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर, और यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक सही है यहाँ पर। ठीक है, राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों को केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही नियुक्त कर सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर भी कथन दे करके दिया गया है और कारण, कथन पढ़िएगा यहाँ पर कि यहाँ पर है कथन एक कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की संरचनाओं का मूल है। बिल्कुल, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की मूल संरचना का आधार है, और केंद्र और राज्यों के बीच इस सत्ता की साझेदारी को बदलना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए देश के संविधान में एक बड़े और विशेष संशोधन की जरूरत है। तो केंद्र और राज्य के बीच सत्ता साझाकरण व्यवस्था में परिवर्तन लाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए देश के संविधान में एक बड़े पैमाने पर और विशेष संशोधन की जरूरत है। और आपको याद होगा कि सत्ता का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो 29 कब मनाया जाता है? 29 जून के दिन ना, हाँ 29 जून के दिन, और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आप सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उपभोक्ता को जो उसकी शिकायत है उसके निवारण के लिए कितने स्तर पर जो है व्यवस्था किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शिकायतों के निवारण के लिए कितने स्तर पर व्यवस्था किया गया? तो देखिए 3 स्तर पर किया गया, एक जिला स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर। ध्यान रखिएगा, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, 3 स्तर पर किया गया। तो यहाँ पर देखिए त्रिस्तरीय, 3 लेवल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और एक आपका विश्व उपभोक्ता दिवस है जो हर साल 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व पूछेगा तो 15 मार्च, राष्ट्रीय पूछेगा 24 दिसंबर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी योजना पूछा गया कि योजना जिसके अंतर्गत ग्रामीण और निर्धन परिवारों को LPG उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये आपको पता है कि ये आपका उज्ज्वला योजना है। ठीक है, कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना है, और ये 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको याद होगा इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी और धुएं से मुक्ति दिलाना और उन्हें स्वस्थ रखना है ना। चलिए उज्ज्वला योजना। उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि ड्यूस जो है, इस तरह से लिखा गया ड्यूस, ड्यूस जो है ना ये किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्दावली किससे संबंधित है? तो ड्यूस आपको पता है कि टेनिस और बैडमिंटन खेलों से संबंधित है। टेनिस और बैडमिंटन दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लॉन टेनिस ऑलरेडी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम यहाँ पर देखिए सिक्किम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है ना। चलिए, और बिहार की जो है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 10,40,99,452। ठीक है, और बिहार जो है तीसरा स्थान पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत अपनी स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने की पहल के अंतर्गत विश्व में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जिसको कि LNG बोला जाता है, LNG लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है ना, तरलीकृत प्राकृतिक गैस का कौन सा सबसे बड़ा खरीदार है? तो भारत का स्थान जो है इसमें चौथा है। ठीक है ना, भारत का स्थान
दुनिया में चौथा है एलएनजी आयातक देश में। ठीक है। और देखिए स्वच्छ ऊर्जा और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 2030 तक ठीक है ना 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण यानी कि एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य रखा है। 6% से बढ़ा करके 15%। चौथा स्थान है भारत का, 4th पोजीशन पर है। उसके बाद देखिए जनजातीय समुदाय के द्वारा अपनाई गई स्थानांतरित खेती झूम खेती को ब्रिटिश कैसे देखते थे। तो दरअसल झूम खेती जो था ना, ये ब्रिटिश जो अधिकारी थे ये स्थानांतरित यानी कि झूम खेती को जंगली, बर्बर और हानिकारक मानते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हानिकारक के रूप में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें निश्चित लगान नहीं मिलता था, इसीलिए भूमि राजस्व प्राप्ति के लिए हानिकारक था, क्योंकि उनको निश्चित लगान नहीं मिलता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी में पढ़ने वाले अंग्रेजी में पढ़िए। वर्क डन व्हेन, और इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि कहने का मतलब है कि कार्य तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को बल की दिशा में गति करने के लिए कारण बनता है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन रूपांतरण के पहले और बाद की कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है। अंग्रेजी में देखिए भारतीय कृषि की समस्या यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर देखिएगा मानसून की निर्भरता, बिल्कुल ये हमारी समस्या है। मानसून पर ज़्यादातर डिपेंड है, अच्छी बारिश होती है तो अच्छा मौसम मतलब फसल होता है, तो ये आपका हो जाएगा। समस्या है ये कृषि जोत का बंटवारा और खेत छोटा का आकार, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है बंटवारा होता जा रहा है और खेतों का जो जोत का आकार है वो छोटा होता चला जा रहा है, ये भी समस्या है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ जो कमर्शलाइजेशन है यानी कि व्यावसायीकरण की कमी, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ना तो 1, 2 और 3 यही तीनों ऑप्शन में दिया गया, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है ओनली 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा पेपर तो नहीं है बट कहीं कहीं से ये क्वेश्चन मिला हुआ है, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है बताइएगा कि क्या यही प्रश्न आया हुआ था। सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए।